स्वागत है आपका। नजर आप यहाँ पर मेटल्स में डालेंगे क्योंकि यहाँ पर आज के दिन में भी तेजी देखने को मिली है। करीबन 1 से 1.5% की बढ़त के साथ यहाँ पर कॉपर में कारोबार है। एक्चुअली अगर इक्विटी मार्केट्स को देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में गिरावट थी, लेकिन मेटल एज स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर करते हुए दिखे। कुणाल, चाइना की तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि 10 ट्रिलियन युआन का यहाँ पर एक स्टिमुलस मेजर हम आता हुआ देखेंगे, जो बाजार अभी एज एन नाउ फैक्टर इन कर रहा है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस हफ्ते से, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बड़े इवेंट्स हैं, डेटा भी यहाँ पर रिलीज होंगे। आप कैसे देखते हैं मेटल्स को? मेटल्स ध्यान तेजी है। इट्स लुकिंग वेरी बुलिश टू मी। मुझे लग रहा है कि मेटल्स में मौजूदा स्तर से आपको मिनिमम कंजर्वेटिवली 5% का अपसाइड देखने मिलेगा। सो एकदम नो ब्रेनर है। देखिए, आप 4 तारीख, आज से चाइना में मीटिंग स्टार्ट हुई है। 4 से 8 तारीख तक मीटिंग है। टाइमिंग देखिए, 4 तारीख को यूएस का इलेक्शन है, 4 तारीख को ही मीटिंग स्टार्ट हुई है। अगर ट्रम्प साहब आते हैं या हैरिस जी आते हैं, दोनों में से एक कोई भी आता है, अकॉर्डिंगली दे विल गिव द नंबर, दे विल रिलीज द नंबर। एक चीज जो मुझे ये टाइम बहुत श्योर लग रही है, देयर विल बी सम नंबर, बिकॉज अगर ट्रम्प साहब आ गए तो चाइना के ऊपर टैरिफ आने, और टैरिफ आते ही इकोनॉमी खराब होने के पहले ही चाइना उसका काउंटर मेजर्स ले रही है। तो मुझे लग रहा है 1 से $1.5 ट्रिलियन का पैकेज आना चाहिए चाइना में, और दैट शुड बी बुलिश फॉर मेटल्स। सब मेटल्स में तेजी होनी चाहिए। सो शॉर्ट टर्म में 1-2% की वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है आपको, बट ट्रेंड तेजी का ही है। कुणाल, अगर इसे ऐसे स्टैक करना हो तो कौन से मेटल्स में आपको ज्यादा बढ़त नजर आती है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के बीच में? देखिए, कॉपर मुझे सबसे बेटर लग रहा है, क्योंकि कॉपर में जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट है वो बहुत टाइट है। रिफाइन में प्रोडक्शन ज़्यादा है, रिफाइन मेटल्स का स्मेल्टिंग कैपेसिटी कॉपर की बढ़ गई है चाइना और दूसरी जगह पे। तो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट में शॉर्टेज है वो है कॉपर। तो मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगा कॉपर को। 850 में बाई कीजिए, ऊपर में आपको धीरे धीरे 880 890 की ओर जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस रखना है आपको तो डेफिनेटली अराउंड 835 834 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, और वेट कीजिए टारगेट्स के लिए जो मैंने दिए है। सेकंड, एल्यूमिनियम मार्केट टाइट है, बॉक्साइट मार्केट टाइट है। सो रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर आने के कारण कॉस्ट कर्व सब एल्यूमिनियम का बढ़ जाएगा। सो वो भी एक है। और दूसरा, डिमांड साइड, अगर चाइना पैकेट लाता है तो डिमांड भी बेटर होगी। तो एल्यूमिनियम, और थर्ड जिंक। वंदना, आप किसको देखेंगी कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में से, और आप इसे कैसे स्टैक करेंगी? मुझे लग रहा है मनीषा, यहाँ पे जिंक और कॉपर के साथ जाना चाहिए। जिंक पे काफी ज्यादा डेफिसिट आया है यहाँ पे, तो 850 के करीब यहाँ पे कॉपर में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे टारगेट होगा 862 का फर्स्ट, सेकंड होगा 870 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 842 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चाइना का धीरे धीरे पीएमआई अब 50 से अबव जा रहा है, ये काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस है। और काफी सालों बाद, उनके बाद काफी महीनों बाद इनफैक्ट कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल्स आने शुरू हुए, ग्रीन शूट्स। तो मेरे ख्याल से जिंक में भी यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 285 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, टारगेट होगा 295 का, स्टॉप लॉस 280 के करीब का लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जिंक एक बार 300 के करीब जाने की भी कोशिश करेगा इस रैली में। तो तेजी यहाँ पर बेस मेटल्स में है, जैसे कुणाल आपको कह रहे हैं, नो ब्रेनर है, यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है और कंजर्वेटिवली 5% की तेजी देखने को मिल सकती है। एक चीज़ जो लगातार बाजार को इम्पैक्ट कर रही है वो है डॉलर इंडेक्स, और आज हमने यहाँ पर हल्की सी गिरावट का असर भी आता हुआ देखा। कुणाल, क्या सेंस है करेंसीज एज अ मार्केट में, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग जिस तरह की जिट्रीनेस है उसका हमने सोने और डॉलर इंडेक्स दोनों को साथ में ऊपर चढ़ता हुआ देखा था। इस हफ्ते की शुरुआत में हमने इन दोनों ही सेफ हेवन्स को नीचे आते हुए देखा है। ये देखिए, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स था, जो स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ द विंडो है वो सब साइड पे रह गया। अप्रैल महीने में जब गोल्ड में तेजी हुई थी तभी भी डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ था। लास्ट 2 महीने में गोल्ड में तेजी हुई तभी भी सितंबर और अक्टूबर में डॉलर इंडेक्स 5% स्ट्रांग हुआ है, और गोल्ड के प्राइसेस उसके बाद भी $100-150 बढ़े हैं। सो ये सब अभी मायने नहीं रखता है ज्यादा। डॉलर का फंडामेंटल ट्रेंड नीचे का ही है, क्योंकि यूएस में रेट कट होने वाले हैं, एग्रेसिवली होने वाले आने वाले महीनों में। यूएस के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो एग्रेसिव रेट कट ना करे। सो मुझे नहीं लगता है जो 104 40 50 के हमने लेवल देखे थे वो पीक है, और धीरे धीरे फिर से डॉलर इंडेक्स 102 101 ये लेवल्स पे आपको कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
इस हफ्ते में आप दोनों ही क्या राय देंगे यहाँ पर ट्रेडर्स को, क्योंकि इस तरह की ट्वीट्स हमारे पास काफ़ी सारी आ रही हैं, क्योंकि हम बार बार डाल रहे हैं कि ये डेटा हैवी वीक है, तो कैसे अप्रोच किया जाए मार्केट्स को। जिस तरह का सेल ऑफ हमने आज यहाँ पर एशियन मार्केट्स में, स्पेशली इंडियन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ देखा है, उसका इम्पैक्ट शायद हम दूसरे एसेट क्लासेस पे भी पड़ता हुआ देखेंगे। तो कुणाल, पहले आपकी इसमें क्या राय है, कैसे अप्रोच किया जाए ये हफ्ता, कहाँ लॉन्ग, कहाँ शॉर्ट, या साइडवेज रुकें, या किस तरह से अपनी पोजिशंस बनाएं? ओके, सबसे पहले जो शॉर्ट है वो मुझे मेटल्स लग रहा है। मेटल्स में डिप्स पे तो बाई करना ही है, जो भी डिप्स आती है उस पर मेटल्स बाई कीजिए। अभी बात आती है गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर मेरी राय में अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो मेरे हिसाब से 90 to 93,000 के बीच में सिल्वर, और अराउंड गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड अराउंड 77,800 के आसपास गोल्ड, ये सब लेवल आता है तो वहां से आपको बाइंग करनी चाहिए। सिल्वर इन पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे आता है तो सिल्वर पहले लेना चाहिए। अराउंड 93,000 92,000 के बीच में 100% सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए। और जहाँ तक ऑयल की बात है, ऑयल तो तेजी ही लग रहा है। सो मेटल और ऑयल में तो एकदम तेजी है। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा रुक के बाई करना, ऑलरेडी बढ़ा हुआ मार्केट है तो करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, कोई रीजन के बिना भी आ सकता है। जो आज 2 दिन में हम देख रहे हैं, नॉन फार्म पेरोल्स 12,000 ही आए थे 2,25,000 के सामने, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर दोनों नीचे आ गए। सो दिस इज नॉट, कोई विदाउट एनी रीजन गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, एंड यू शुड एक्सपेक्ट दैट। इट इज वेरी हेल्दी। 35% ये साल और 25% लास्ट साल, तो 60% बढ़ने के बाद छोटे मोटे करेक्शन तो आएगी मार्केट में। तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा रुकना चाहिए बाइंग करने के लिए, वो नीचे के लेवल पे लेने चाहिए। और क्रूड और मेटल्स तो अच्छा ही लग रहा है। तो सोने चांदी में खरीदारी यहाँ पर डिप्स पे करनी है, लेकिन मेटल्स और कच्चे तेल में करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है। ये इस हफ्ते के लिए है जो कि बहुत बहुत वॉलेटाइल है। वंदना, अगर आप एक बाय और एक सेल यहाँ पर एडवाइस करें इस हफ्ते के लिए, इर्रिस्पेक्टिव कि क्या रिजल्ट आता है, क्या डेट आता है, कितना रेट कट होता है, तो वो क्या कमोडिटीज हैं? फिर मैं जिंक बाय करूंगी। यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी 285 के करीब बाय की। यहाँ पे 295 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 280 का। और नेशनल गैस में 2 स्ट्रैटेजी मेरी होगी यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे बाइंग आएगी, पोजिशनल बाइंग आएगी, लेकिन फिलहाल एक करेक्शन है, माइल्ड टेम्परेचर है यहाँ पे। तो नेशनल गैस में यहाँ पे फर्स्ट तो मेरा यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन ही रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 221 के करीब सेलिंग करना चाहिए, ऑलरेडी सेलिंग आ रही है। 214 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 225 के करीब का। लेकिन जैसे ही कमोडिटी 214 212 की रेंज में आती है, पोजिशनल बाय का बहुत बढ़िया मौका रहेगा, और वहां पे टारगेट होगा 238 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 208 का। तो यहाँ पे नेशनल गैस में इस हफ्ते सेलिंग और बाइंग दोनों की स्ट्रैटेजी बन सकती है। और जिंक में मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, तो मेटल्स में यानी कि एक अच्छा श्योर शॉट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस है। इस हफ्ते में आप यहाँ पर इन स्ट्रैटेजीज के साथ काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। बात अब यहाँ पर खाने के तेल की कर लेते हैं, और हमारे साथ सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक हैं। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और जिस तरह का हमने प्राइस राइज आता हुआ देखा है, महाराष्ट्र के इलेक्शन हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी मानी जा रही हैं कि जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की थी और बाकी सब, वो समहाउ पूरे पक्के तरीके से जैसे उन्हें काम करना था शायद नहीं की हैं। जी, एक्चुअली कमोडिटीज जो है वो कभी भी सरकार की नीतियों के हिसाब से या हमारे सोच के हिसाब से चलती नहीं है। कमोडिटी का एक अपना अपना बिहेवियर है। सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई थी बड़े सोच के कि ऑयल सीड में कुछ प्राइस बेटर मिलेगी किसान को, वो नहीं हो पाई, और तेल के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। लेकिन बड़ी भारी करेक्शन, गिरावट आई है सोयाबीन मील के दामों में। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो ये DDGS जो इतना बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सोयाबीन मील की डिमांड नहीं है, वो प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। बाहर के मुल्कों में भी जहाँ से तेल हम मंगाते हैं वहाँ भी थोड़ी तेजी दिख रही है तेल में, और उसका भी एक वजह है कि तेल बढ़ा हुआ है। बाकी प्राइस की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है ये कि अभी कुछ जैसे जैसे बीन की प्राइस है, लोग सोच रहे थे कि बढ़ेगी जब खरीदी शुरू होगी, लेकिन वो भी अभी बढ़ती दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि काफी सारा अच्छा स्टॉक है, अच्छी उपज है। और बेसिक बात है कि सोयाबीन खली की डिमांड नहीं है, बहुत कम डिमांड, कम है, वो एक बेसिक फैक्टर है।
मिस्टर पाठक, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी देख रही थी, तो जो डीऑयल्ड राइस ब्रांड है उसकी भी मांग नहीं है, उसके भी प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट शुरुआत की जाए, उसको अलाउ किया जाए, इसकी भी मांग यहाँ पर निकल के आई है। आप उसे कैसे देखते हैं और आप कहेंगे ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक में बिट्स एंड पीसेस में कहीं ना कोई दिक्कत चल ही रही है? मुझे लगता है कि थोड़ा पॉलिसी ठीक से नहीं बन पा रही है। शायद एक समावेश नहीं हो रहा, समन्वय नहीं बन रहा हर चीज का। जैसे डीऑयल्ड राइस ब्रांड अभी बैंड है, अब क्यों बैन है ये नहीं मालूम है। कुछ साल पहले बैन किया था, तब शायद डिमांड की समस्या थी, लेकिन आज तो कोई समस्या नहीं है, तो उसको मुझे लगता है अलाउ करना चाहिए। अभी सोयाबीन खली की डिमांड बाहर के मुल्कों से आ सकती है, थोड़ी आ रही है, क्योंकि सोयाबीन के खली का दाम कम है। लेकिन डीडीजीएस तो ऐसा फैक्टर है, ऊपर से एक डिमांड उठ रही है कि सोयाबीन मील को अलाउ करना चाहिए, पोर्ट जीएम का। सो पॉलिसी जो है वो सारी चीजें इकट्ठी रख के देखी जाए, तब बनाई जाए तो बेहतर रहेगा। एक एक करके जब पॉलिसी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं विसंगति पैदा होती है, जो भी हो रही है अभी। एक फाइनल सवाल मिस्टर पाठक, आपको लगता है महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है? ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही अफ्लुएंट स्टेट है, बहुत ज्यादा कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि महाराष्ट्र इलेक्शन से की वजह से कोई और पॉलिसी फेरबदल होंगे, ड्यूटी गिरेगी, ड्यूटी बढ़ेगी घटेगी, मुझे नहीं लगता कम से कम। पॉइंट टेकन मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि एक एक करके पॉलिसी बनाने की वजह से यहाँ पर एक समावेश नहीं है, पॉलिसीज का एक साथ यहाँ पर काम नहीं हो रहा। जो डीऑयल्ड राइस ब्रांड है वहाँ पर हमने देखा है कि उसका एक्सपोर्ट बैंड है, अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, प्राइसेस नीचे लगातार आ रहे हैं, एक्सपोर्ट भी नहीं खुल पा रहा है, तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। जहाँ तक सोयाबीन की बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, लेकिन भारतीय बाजारों में मील को लेकर चिंताएं हैं, डीडीजीएस को लेकर कुछ इश्यूज यहाँ पर हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर काम जहाँ तक एग्रीकल्चर है करने की ज़रूरत है। चीनी के बारे में हमने आपसे बात बताया ही, और एडिबल ऑयल में भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें पॉलिसीज़ को लेकर फिलहाल बनती हुई। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।